आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के 7 चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। पहली वीडियो में आपको बताया था कि तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, तंत्रिका कोशिका से आवेग का संचरण किस प्रकार से होता है, ये आपको बताया था। इस चैप्टर पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि तंत्र का निर्माण किससे होता है। आपको इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है ये आपको इसके अंदर बताएंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र की जब बात आती है तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब तंत्रिका तंत्र के फिर प्रकार हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 3 प्रकार हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। ये आपको मस्तिष्क का डायग्राम दिखा रखा है। मस्तिष्क के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। और परिधीय तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। मस्तिष्क और ध्यान रखना है मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं से मिलकर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो अब आपको याद रहेगा तंत्रिका तंत्र के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS बोल देते हैं। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS कह देते हैं शॉर्ट में। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS बोल देते हैं। तो अब बात आती है तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के हैं? 3। एक CNS, PNS और ANS। और ऐसे भी याद नहीं रहे तो ध्यान रखना, अपन को ऐसे याद रख लेना, CAP कैप। तंत्रिका तंत्र की बात आती है तो कितना, C से सेंट्रल, A से एटोनॉमिक और P से पेरिफेरल। ठीक है, अब एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है, क्या कार्य है, किस किस से मिलकर बना है। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात आती है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, ये याद रखना है। जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात आती है तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना हुआ है, 2 चीज़ों से। किससे? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब बात आती है कि भाई मस्तिष्क क्या है और मेरुरज्जु क्या है। तो अब इनके बारे में एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मस्तिष्क, और सब जानते हैं मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और इसी के द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल किया जा रहा है, मस्तिष्क के द्वारा ही। और इसी के मस्तिष्क के कारण ही व्यक्ति की इस संसार में पहचान होती है कि ये क्या है। तो देखो मस्तिष्क की जब बात करते हैं तो मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए स्टार्टिंग में ही आपको डायग्राम दिखा रखा था। मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है हमारा, जो वो खोपड़ी वाला भाग है, ये खोपड़ी है। इसके अंदर कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है मस्तिष्क, क्योंकि महत्वपूर्ण पार्ट है मस्तिष्क। जो कपाल क्या करता है, अस्थि का बना हुआ है, इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। और मस्तिष्क के ऊपर, इस मस्तिष्क के ऊपर जो आपको इसमें दिखा रखा है, इसके ऊपर 3 झिल्लियों का आवरण, ये झिल्लियां दिख रही हैं, जो ये सबसे ऊपरी वाला भाग है, ये खोपड़ी है। फिर इसके अंदर 3 झिल्लियां हैं दोस्तों। और वो 3 झिल्लियां कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे बाहर वाली झिल्ली को बोलते हैं ड्यूरामेट, और उसके अंदर वाली झिल्ली को बोलते हैं अरेक्नोइड, और सबसे अंदर वाली झिल्ली को बोलते हैं पाइयामेटर। ध्यान रखना।
तो मस्तिष्क कपाल के अंदर सुरक्षित है। और इसके अंदर मस्तिष्क के ऊपर कितनी झिल्लियां हैं दोस्तों? 3। और उन झिल्लियों के नाम क्या हैं? ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पाइयामेटर। ये सबसे बाहर ड्यूरामेटर, फिर मध्य में अरेक्नोइड और सबसे आंतरिक स्तर पर पाइयामेटर। एक बात और आती है कि जो ये झिल्लियां हैं, देखो इन झिल्लियों के अरेक्नोइड और पाइयामेटर के मध्य एक द्रव पदार्थ पाया जाता है और उस द्रव पदार्थ को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव इसको कहा जाता है। और ये क्या करता है? बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है मस्तिष्क को। जैसे मान लो कोई बाहर चोट लगी, सबसे पहले किसने उस चोट को सहन किया? खोपड़ी ने। अगर ज़्यादा चोट है तो वो अंदर जाएगी, तो कहाँ लगी? सबसे पहले ड्यूरामेटर, मोटी परत होती है, उसने से लगी। फिर उसके बाद ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के मध्य एक द्रव पदार्थ फ्लूइड भरा रहता है, उसके अंदर वो चोट जो आघात पहुंचा है, झटका लगा है, उसके अंदर जाएगा और वो द्रव पदार्थ उसको सोख लेता है, जिससे मस्तिष्क की क्या होती है? सुरक्षा। क्योंकि आपको पता है मस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण कोमल अंग है ये। तो अब देखते हैं मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं। तो मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, ध्यान रखना। और मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियां होती हैं, जो आप लिख दिया है। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं। मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क, देखो ये दिखा रखा है इसके अंदर, अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क वाला भाग 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। ये जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। मनुष्य को जंतु जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी इसी कारण कहा जाता है, मनुष्य को जंतु जगत का। क्यों? क्योंकि जो इसका मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क वाला भाग है, अग्र मस्तिष्क के अंदर 3 भाग हैं। ये प्रमस्तिष्क वाला भाग है, इसमें वलय पाए जाते हैं, वलय। और इन बलों के कारण इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, सबसे अधिक होता है। और इसका क्षेत्रफल सबसे, प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल सबसे अधिक होने के कारण मनुष्य जंतु जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी ही कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ ले, मनुष्य को जंतु जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य के प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल अधिक होता है। और किसके कारण होता है? इसमें जो ये वलय पाए जाते हैं, इनके कारण अधिक होता है। तो मस्तिष्क की संरचना देखते हैं। ये इसके अंदर ये हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखती है। और ये पश्च मस्तिष्क के अंदर आ जाते हैं। ये मध्य मस्तिष्क वाला भाग है हमारा। और पश्च मस्तिष्क में है हमारा ये अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। प्रमस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क की है। फिर उसके बाद पोन्स आ जाते हैं और फिर मेडुला आ जाते हैं। और इसी वाले भाग, मेडुला वाले भाग से ही एक नाल निकलती है, जिसे मेरु रज्जु कहते हैं। ये मस्तिष्क की संरचना है दोस्तों। एक के बारे में विस्तार से देखेंगे, अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार की होती है? मैं आपको बता रहा था कि इस मस्तिष्क के जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग है, ये कपाल, करोटी स्कल बोलते हैं जिसको, कपाल भाग में सुरक्षित रहता है। और मस्तिष्क के चारों ओर 3 झिल्लियां होती हैं, ध्यान रखना, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पाइयामेटर। बाहर से अंदर की ओर 2 झिल्लियों के बीच प्रमस्तिष्क भरा रहता है, जिसे सेंट्रल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, जो मस्तिष्क बाह्य आघातों से रक्षा करता है। अब है कि हमारे जो मस्तिष्क, सामान्य युवा मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम होता है। और जो इसका आयतन होता है, कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, भार कितना होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, वजन होता है 1350 और भार होता है 1300 सीसी। अब आगे देखते हैं, ये मस्तिष्क की संरचना हुई। अब मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क किससे मिलकर बना है? अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला भाग है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। ये प्रमस्तिष्क वाला भाग 80 से 85% भाग बनाता है। बता रहा था जो आपको मैं, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक बड़ा भाग है मस्तिष्क का। फिर दूसरा है थैलेमस। मैं आपको बताऊंगा ये थैलेमस क्या करता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसके अलग। तो ध्यान रखना है, अग्र मस्तिष्क किस किस से मिलकर बना है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और
प्रमस्तिष्क वाला भाग मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। अब एक एक के बारे में देखते हैं कि जो हमारा ये प्रमस्तिष्क वाला भाग था, जिसको सेरिब्रम कहते थे, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है बुद्धि, तर्क शक्ति, देखना, सूंघना, सुनना, सीखना, भावना, इच्छा आदि कार्य इसी से होते हैं। और इसी भाग में घ्राण केंद्र पाए जाते हैं। घ्राण केंद्र ऑल फैक्ट्री सेंटर होता है। और आपको बता देता हूं, चिंतन, मनन, स्मरण, जो संचेतना का गुण पाया जाता है, ये ओनली मनुष्य में ही पाया जाता है। और ये संचेतना का गुण प्रमस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति होती है। और बाकी के संसार के बाकी के अन्य जंतुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। जो संचेतना का गुण है, अन्य जीवों को मनुष्य से अलग करता है इसी गुण के कारण। तो और एक बात करते हैं, मस्तिष्क का जो भाग, जैसे मान लो देखने वाला भाग है, मस्तिष्क के अंदर अलग अलग सेंटर हैं, केंद्र बिंदु हैं। जैसे देखने वाला भाग चोटिल हो गया तो देखने का कार्य बाधित हो जाएगा इससे। सूंघने वाला भाग चोटिल हो गया तो इससे ये कार्य बाधित हो जाएगा। आपने देखा होगा हमारी नाक के अंदर घ्राण ग्रंथियां होती हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। प्रश्न है, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? प्रश्न आ सकता है। हमारी नाक के अंदर घ्राण ग्रंथियां होती हैं। घ्राण ग्रंथियां होती हैं। ये घ्राण ग्रंथि बाहरी वातावरण से गंध को ग्रहण करती, संवेदी अंग है नाक। और तंत्रिका कोश का इन घ्राण ग्रंथियों से सूचना ले जाकर कहाँ देती है? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क के किस भाग में जाती है? घ्राण केंद्र वाले भाग में। और फिर इस पर निर्णय लेता है, मस्तिष्क को पता चल जाता है कि ये खुशबू है या बदबू है। उस गंध का पता लग जाता है और हम तुरंत आभास कर लेते हैं अच्छी है या बुरी है। दूसरा प्रश्न, मानव मस्तिष्क का बन सकता है। नामांकित चित्र बनाइए, ये कितने भागों में विभेदित किया गया है, प्रत्येक के कार्यों का वर्णन करेंगे। तो पहला भाग हुआ हमारा सेरिब्रम। कौन सा भाग हुआ? सेरिब्रम। देखते हैं। अब दूसरा भाग आता है थैलेमस। पहला सेरिब्रम, दूसरा भाग आता है थैलेमस। जब थैलेमस की बात आती है, थैलेमस वाला भाग, ये व्यक्ति की बाहरी वातावरण, किसका कार्य करता है? बाहरी वातावरण। थैलेमस की बात आती बाहरी वातावरण में दर्द, जैसे मान लो आपको कहीं चोट लग गई, बाहर शरीर के चोट लग गई, तो उसका अनुभव कौन कराता है? थैलेमस। बाहर गर्मी, टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका अनुभव कौन कराता है? थैलेमस। ठंडे बाहर ज़्यादा, सर्दी लग रही है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इसका किससे पता चलता है? थैलेमस से। तो ये हमको अंतर करना है। बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, दर्द, गर्मी, ठंड, जितने भी, उसका पता किससे लगता है? थैलेमस से। और आंतरिक वातावरण के, जैसे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, शरीर के आंतरिक वातावरण के बारे में जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस जानकारी देता है। ये शरीर के आंतरिक वातावरण जैसे भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, पसीना और हाँ मनोभाव, मन के अंदर जो विचार आते हैं, जैसे प्यार है, घृणा है, खुशी, गुस्सा आदि के लिए उत्तरदायी है हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के तीनों पार्ट हुए दोस्तों, ध्यान रखना है। प्रमस्तिष्क क्या करता है? सेरिब्रम, देखना, सुनना, स्मरण, चिंतन, मनन, ज्ञान, ये सारे कार्य। थैलेमस बाह्य वातावरण, बस इतना याद रखना है। बाह्य वातावरण में दर्द, ठंड, गर्मी। दूसरा हाइपोथैलेमस आंतरिक वातावरण और मनोभाव, ये याद रखना है। अब एक बात और आती है इसमें, देखो अच्छा आपको नोट करके दिखा रखा है। हाइपोथैलेमस के साथ शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टरों का मास्टर कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को तो मास्टर ग्रंथि कहते ही हैं, लेकिन ये हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। जो आपको डायग्राम में देखो, ये पीयूष ग्रंथि, ये लग रही, ये पीयूष ग्रंथि है, ये वाली पीयूष ग्रंथि है। और इसी के पास में देखिए, इसी के पास में हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है जो ये पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टरों का मास्टर कहा जाता है। तो ये संरचना हुई आपकी अग्र मस्तिष्क की। अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क की संरचना क्या है? मध्य मस्तिष्क कहाँ है? तो मध्य मस्तिष्क में आपको बता रहा था, मध्य मस्तिष्क, हाँ देखो मध्य मस्तिष्क ये रहा। मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट है, सॉरी, मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट है हमारा
ये मध्य मस्तिष्क दिखा रखा है आपको, इसके अंदर ये मध्य मस्तिष्क वाला भाग है ये। तो इसका कार्य क्या है, इसके अंदर श्रवण तंत्रिकाएं जाती हैं, मस्तिष्क के अंदर श्रवण तंत्रिकाएं जाती हैं। अब आप ये सोचोगे श्रवण की जाती हैं और दृष्टि तंत्रिकाएं जाती हैं तो ये सुनने और देखने का कार्य करता है, नहीं दोस्तों। तंत्रिकाएं जाती जरूर हैं मध्य मस्तिष्क के अंदर, श्रवण और दृष्टि तंत्रिकाएं, लेकिन देखने का कार्य जो करता है वो हमारा प्रमस्तिष्क करता है। कौन करता है, प्रमस्तिष्क। देखो आंखों से आने वाली दृष्टि तंत्रिकाएं मध्य मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, किंतु मानव में दृष्टि का कार्य अग्र मस्तिष्क करता है। आंख की पेशियों, इसका कार्य क्या है, दृष्टि के संवेदन एवं श्रवण संवेदनाओं की और गर्दन और धड़ की गति के लिए आवश्यक पेशियों पर नियंत्रण मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। गर्दन धड़ की पेशियों पर नियंत्रण कौन करता है, याद रखना है, मध्य मस्तिष्क। और दृष्टि तंत्रिकाएं किससे होकर गुजरती हैं, मध्य मस्तिष्क से। ये दो बातें याद रखनी है, गर्दन धड़ की और वक्ष भाग की पेशियों की गति पर नियंत्रण रखता है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा, अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, अब आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या है, जैसे अग्र मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना हुआ था, ऐसे ही पश्च मस्तिष्क भी 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। सेरिबेलम, कंफ्यूज मत हो जाना, जो पश्च मस्तिष्क प्रमस्तिष्क में हमने पढ़ा था वो सेरिब्रम पढ़ा था, और ये वाला भाग है सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। अनुमस्तिष्क प्रश्न बनेगा इसमें, अनुमस्तिष्क जो मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद पोन्स क्या कार्य करता है, पोन्स मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का, अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ये मेडुला ओब्लांगेटा है, ये पश्च मस्तिष्क का सबसे आखिरी भाग है और इसी भाग से मेरु रज्जु निकलती है। तो जो प्रमस्तिष्क आपको बताया था सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का, उसके बाद दूसरे नंबर का बड़ा भाग आता है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम आता है। अब देखते हैं सेरिबेलम का कार्य क्या है। देखो ये शारीरिक संतुलन बनाए रखना, अगर प्रश्न आ सकता है, एक बार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य कौन सा मस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क, जिसको पश्च मस्तिष्क कह देते हैं, और सेरिबेलम वाला भाग ये करता है, क्योंकि ये ऐच्छिक पेशी हाथ और पैर की पेशियों पर नियंत्रण करता है। इसीलिए इसी के कंट्रोल से अगर ये चोटिल हो जाए, कौन सा सेरिब्रम भाग, कई बार पीछे दे देते हैं तो आदमी गिर जाता है, गर्दन के ऐसे दिया पीछे से तो व्यक्ति चक्कर खा के गिर जाता है। क्यों, किससे, सेरिब्रम वाला भाग कंट्रोल खो देता है, हाथ पैर की पेशियों से गिर जाता है घस खा के व्यक्ति। तो इसका कार्य क्या है, पेशियों पर, हाथ पैर की पेशियों पर नियंत्रण रखना। तैरना, वाहन चलाना, बातचीत करना, दौड़ना आदि किसके कार्य हैं, सेरिबेलम के। शारीरिक संतुलन जो हम 2 पैरों पर खड़े रहते हैं वो अनुमस्तिष्क के सेरिबेलम के कारण ही खड़े रहते हैं। अब प्रश्न आता है, प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का कार्य करता है, ध्यान रखना, सेरिबेलम। इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क भी कह देते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर आगे मानव के अनुमस्तिष्क नष्ट करने पर क्या इससे संबंधित कार्य नहीं होगा जो ये कार्य कर रहा है। अब आगे देखते हैं, मध्य मस्तिष्क के बाद, मध्य मस्तिष्क का पार्ट हो गया सेरिबेलम, दूसरा पार्ट है पोन्स। ये क्या करता है, पोन्स वाला भाग, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है दोस्त, अब आगे आता है मेडुला ओब्लांगेटा वाला भाग। मेडुला ओब्लांगेटा वाला भाग क्या है, ये मस्तिष्क का सर्वाधिक सुरक्षित एवं सर्वाधिक जीवन में भाग मेडुला के नाम से जाना जाता है, और मस्तिष्क का भाग, अंतिम भाग जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। और इसका कार्य क्या है, देखो, हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना, श्वसन दर को, उपापचय क्रियाएं, छींक, खांसी, लार आना, उल्टी आना आदि अनैच्छिक क्रियाओं पर कौन कार्य करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। और इसी भाग से मेरु रज्जु निकलती है। देखिए आपको बता देता हूं कौन सा वाला भाग है ये, देखिए ये मस्तिष्क, देखो ये वाला भाग मेडुला ओब्लांगेटा वाला भाग है। ये पोन्स बता रहा था जो आपको। अब ये पोन्स वाला भाग, और इसी मेडुला ओब्लांगेटा वाले भाग से इसी मेडुला ओब्लांगेटा वाले भाग से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, जिसको मेरु रज्जु कह रहे हैं। ये मेरु रज्जु, ध्यान रखना। और ये सेरिबेलम वाला भाग है जिसको अनुमस्तिष्क कह रहे थे, ये ध्यान रखना। मेडुला ओब्लांगेटा ये रहा, और इसी भाग से मेरु रज्जु निकलती है, जो मेरु रज्जु वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो देखिए
अब ये हुआ हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। अब आगे चलते हैं, पश्च मस्तिष्क हो गया, अब क्या बचा हमारा मेरु रज्जु। तो हमको याद रखना है मस्तिष्क के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? मस्तिष्क के 3 भाग हुए, और इन अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, फिर मध्य मस्तिष्क के भी, हालांकि मैंने आपको इसमें बताया नहीं, ज़्यादा बड़ी भी हो जाती वीडियो। इसके 2 भाग हैं और इसके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इनके कार्य हमको याद रखने। इससे दृष्टि और श्रवण तंत्रिकाएं जाती हैं, लेकिन देखने का कार्य प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है, गर्दन और धड़ की पेशियों पर नियंत्रण रखता है। इसके 3 भाग हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला और लांगेटा। ये तीनों भाग हमने देख लिए इसमें। अब आगे चलते हैं, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु क्या है? देखिए, मेरु रज्जु वाला भाग ये मस्तिष्क है, जो अभी बताया था, ये मेडुला वाले भाग से यहां से निकल रही है मेरु रज्जु ये। और जो मेरुदंड के अंदर, जिसको कशेरुक दंड बोल देते हैं, उसके अंदर सुरक्षित रहती है तंतुनुमा संरचना। देखो, ये लंबा एवं बेलनाकार होता है, ये हमारे मेरुदंड में सुरक्षित रहता है। इसका अग्रभाग मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा रहता है। पश्च भाग मेरुदंड में पतले धागे के रूप में समाप्त हो जाता है। इस पर भी मस्तिष्क की भांति, हाँ, इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है, द्वितीय मस्तिष्क कहते हैं इसको। किसको? मेरु रज्जु को द्वितीय मस्तिष्क ब्रेन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय मस्तिष्क है ये। मस्तिष्क के ऊपर भी वही झिल्लियां होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाइया मैटर। इनके मध्य मेरु द्रव भरा रहता है। इसके मध्य मेरु द्रव भरा रहता है, जो इसकी बाह्य आघातों से रक्षा करता है। अब बात आती है कि मेरु रज्जु का कार्य क्या है। मेरु रज्जु का कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। और दूसरा, मस्तिष्क तक संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों को अंगों तक पहुंचाना। ये हमारे शरीर का सबसे, ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको सेकंड ब्रेन कहते हैं, मेरु रज्जु। तो अब देखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं। आ जाता है प्रश्न आपको कई बार, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। ये आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये पढ़ते थे, ये यहाँ कंप्लीट हुआ मेरु रज्जु तक आके। आपको ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु किसके पार्ट बताए थे? CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट बताए थे मैंने। CNS, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा है कौन सा? PNS, परिधीय तंत्र का तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। परिधीय तंत्र का तंत्र क्या है? देखो, केंद्रीय तंत्र का तंत्र किससे मिलकर बना था? मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। और परिधीय तंत्र का तंत्र, जो आपको ये तंत्रिकाएं दिख रही है ना, ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों से निकल रही हैं। अब मस्तिष्क से, इस मस्तिष्क से निकलती हैं 12 जोड़ी, जिन्हें कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? कपाल तंत्रिका कहा जाता है। और इस मेरु रज्जु से निकलती हैं 31 जोड़ी, जिन्हें मेरु तंत्रिका कहते हैं। ये मेरु तंत्रिका, और ये शरीर के सभी अंगों को जाती हैं, हाथ पैर सभी अंगों को जाती हैं। और 12 जोड़ी ये संवेदी अंग, आँख, कान, नाक, मुंह, यहाँ को जाती हैं। तो परिधीय तंत्र का तंत्र किससे मिलकर बना है? ध्यान रखना। अब मस्तिष्क और मेरु रज्जु से तो केंद्रीय, और परिधीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ जाती हैं? देखो, अधिकांश मेरु तंत्रिकाएं हाथ पैर त्वचा आदि भागों को जाती हैं, और कपालीय तंत्रिकाएं आँख कान नाक मुंह को जाती हैं। ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया। ये सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य करती हैं, मस्तिष्क को ले जाकर देती हैं। अब आगे चलते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? मैं आपको बता रहा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जब बात आती है, ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, जैसे अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। अनुकंपी और परानुकंपी। अब जैसे देखो, अनुकंपी क्या कर रहा है? आंख की पुतली को फैलाता है। तो परानुकंपी क्या करेगा? इसके विपरीत कार्य करता है, वो उसको सिकोड़ेगा।
तो स्वायत्त तंत्रिका की बात आती है, एएनएस तंत्रिका तंत्र की जब बात आती है तो आपको याद रखना है 2 प्रकार की तंत्रिकाओं से बना है, अनुकंपी और परानुकंपी। बस इतना याद रखो। और बस क्या करना है आपको, ये देखना है अनुकंपी तंत्रिका क्या करती हैं। जैसे नेत्र की बात करते हैं, ये पुतली को फैलाती हैं। परानुकंपी क्या करेंगी, पुतली को सिकोड़ेंगी। हृदय स्पंदन की बात आती है हृदय की, ये डायग्राम दिखा रखा है आपको हृदय का, ये हृदय का। हृदय स्पंदन बढ़ाती है, संकुचन बढ़ाती है। और परानुकंपी क्या करेंगी, उल्टा करेंगी, विपरीत, ये संकुचन कम करती हैं। अब बात आती है पाचक रसों की, लार ग्रंथियों से संदमन करती हैं, कम निकलता है, और ये उल्टा करेंगी, उद्दीपन करती हैं। तो इस तरह से ये अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का एक दूसरे के विरोधाभास में विपरीत कार्य करते हैं। देखो, अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रों के अंतरांगों पर प्रभाव परस्पर विरोधी होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे अनुकंपी तंत्र के प्रभाव से हृदय की धड़कन दर में वृद्धि होती है, इसके विपरीत परानुकंपी तंत्र के प्रभाव से हृदय की धड़कन दर कम हो जाती है। तो जब स्वायत्त तंत्र का तंत्र की बात आती है तो ध्यान रखना, क्या कहेंगे हम, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। अब आगे देखते हैं, अभी आपको बता रहा था प्रतिवर्ती क्रिया, मेरुरज्जु में ये नाम आया था, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, कोई भी अचानक उद्दीपन मिला हमको, कोई भी अचानक उद्दीपन मिला है, जैसे मान लो जा रहे हैं, हमारा पैर नुकीली चीज पर चुभ गया तो तुरंत हम पैर को झटक लेते हैं। इस टाइम मस्तिष्क सोचता नहीं है, इस पर कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरुरज्जु। तो किसी अचानक उद्दीपन के प्रति, कोई भी अचानक उद्दीपन मिल रहा है हमको, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे सुगंधित भोजन की गंध से मुख में लार आ जाना, आप कितना भी प्रयास करो मुंह में पानी आ ही जाएगा स्वादिष्ट भोजन को देखकर। तेज रोशनी में आंखों का स्वतः बंद हो जाना, गर्म वस्तु के छूने पर अचानक पीछे हटना, हाथ तुरंत झटक लेते हैं। आप सोचते हो हटाऊं कि नहीं हटाऊं, गर्मी लग रही है, नहीं, कभी नहीं सोचते। ये क्यों, मस्तिष्क निर्णय नहीं ले पाता इस पे, इतने तो मेरुरज्जु से वो कार्य हो जाता है। तो प्रश्न आ सकता है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली क्रिया को, प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। देखो, ये एक अनैच्छिक क्रिया है, इन क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया में ग्राही अंगों से सूचना संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु तक और मेरुरज्जु से प्रतिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा अपाई अंग तक पहुंचती है। और संवेदी तंत्रिकाओं के मार्ग में गुच्छिकाएं होती हैं जो संवेदना की तीव्रता को बनाए रखती है। प्रतिवर्ती चाप क्या कहते हैं, अब देखते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है कैसे होती है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मान लो ये अपना हाथ है, इस से त्वचा से गर्माहट लगी त्वचा को, तो कौन सी तंत्रिका कोश का, आपको पहले पढ़ा चुका है, संवेदी तंत्रिका कोश का इस सूचना को ले जाकर देती है मेरुरज्जु को। ये मेरुरज्जु का चित्र है, दे दिया, संवेदी तंत्रिकाओं का काम हो गया। अब मेरुरज्जु निर्णय किसको देगा, ऑर्डर किसको देगा, प्रेरक तंत्रिकाओं को। ये प्रेरक तंत्रिका कोश का सूचना किसको ले जाकर दे रही है, पेशी कोशिकाओं को, और पेशी कोशिकाओं के द्वारा तुरंत उसको, हाथ को हटा लिया जाता है। तो आप प्रश्न पूछा जाता है तुरंत, देखो प्रतिवर्ती चाप, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा सूचना का मेरुरज्जु तक पहुंचना और मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा सूचना का अपवाय पेशी कोशिकाओं तक पहुंचना के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों ये, और इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रियाओं के समय विश्राम करता है। जो आपको बता रहा था, प्रतिवर्ती चाप अंगों से तंत्रिका आवेग का मेरुरज्जु तक तथा मेरुरज्जु से निर्देशों का अंगों तक पहुंचाने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इसके लाभ क्या हैं, देखिए इसके लाभ क्या होंगे, प्रतिवर्ती क्रिया के लाभ क्या हैं। देखो, प्रतिवर्ती चाप छोटा होने के कारण ये क्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती हैं, जिससे प्राणी संवेदनाओं के घातक प्रभाव से बच जाता है। कोई दुर्घटना होने से बच जाता है, तुरंत हाथ को हटा लेते हैं, तुरंत पैर को हटा लेते हैं। और अगला प्रश्न एक बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, इस क्रिया पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होने से मस्तिष्क को अन्य कार्य करने का अवसर मिल जाता है। तो प्रश्न पूछा गया था प्रतिवर्ती क्रिया के समय, प्रतिवर्ती क्रिया के समय मस्तिष्क क्या कार्य करता है। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था, प्रतिवर्ती क्रिया के समय मस्तिष्क क्या कार्य करता है। तो क्या था कि आपको पता है प्रतिवर्ती क्रिया पे मस्तिष्क का कोई कंट्रोल ही नहीं है। किसका कंट्रोल होता है, मेरुरज्जु का। इसलिए प्रतिवर्ती क्रियाओं के समय मस्तिष्क विश्राम करता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से।
और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।